हुई। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की जो आप लोग कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे लीजिए उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। आज इस मनोवैज्ञानिक को आज आपको मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, थोड़ा क्या मतलब बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरे मुंह से देखने को ही मिलती है क्योंकि अभी क्लास में लेकर आया तो वही चीज देखने को मिल रही थी। आज मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। और आज आप लोग इसको ऐसा पढ़ोगे क्योंकि बहुत सी चीजें आप लोग इसके बारे में नहीं जानोगे जो कि आप लोगों ने आज से पहले शायद नहीं जानी होगी। बहुत सी चीजें आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते होंगे जीन प्याजे के बारे में। तो जितनी भी चीजें आपके जीन प्याजे से संबंधित होनी चाहिए आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जान पाओगे। और आगे के भविष्य के एग्जाम के लिए भी, जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो आप लोग दूसरे मल्टीपल एग्जाम देने भी चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपके जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। इस चैप्टर की आपकी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है जी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए भाई चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। आज आपके जीन प्याजे से इसकी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण भाई आपका सिद्धांत है जीन प्याजे का। खुद जीन प्याजे बहुत आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपके हो गए, ठीक है। तो जीन प्याजे से आज आपकी शुरुआत करते हैं। और ऑलरेडी मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने जीन प्याजे का नाम ना सुना हो या जीन प्याजे के बारे में ना जानता हो। आज आप लोग देखना कि कौन सी नई बातें आज आपको जानने को मिली है, उनके बारे में जरा आप लोग जानना, ठीक है। देखिए पहले तो जान लीजिए कि यही से कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि जो जीन प्याजे थे उन्होंने दिया था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या होती है, क्या इन्होंने इसके अंदर बातें बताई थी, फलाना फलाना, वो सब बड़ी आज डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जीन प्याजे ने दिया था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक, तो जीन प्याजे ये रहे आपके जीन प्याजे। स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि आपके स्विट्जरलैंड के आपके मनोवैज्ञानिक थे, अगर मैं बात करूं आपके जीन प्याजे की, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा भी इनके सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं आपके जीन प्याजे के बारे में, ठीक। चलिए आई होप आप लोग सभी आ गए। अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं जीन प्याजे के बारे में। बहुत अपने आप में ही बड़े टैलेंटेड रहे मनोवैज्ञानिक रहे। अगर मैं इनकी बात करूं तो लगभग आपके 1896 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो भाई अगस्त में कोई एक डेट है, एग्जैक्ट डेट तो अभी मुझको नहीं ध्यान है, लेकिन इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आता है। अगस्त में कोई एक डेट थी, 1896 में इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ था। अब बात करते हैं जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये बेसिकली क्या होता है और इसके अंदर इन्होंने कौन कौन सी बात बताई थी, किस प्रकार से इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर अवस्थाएं दी थी, उनके अंदर डिटेल में आपको पढ़ना है। आप लोगों ने कभी यह पढ़ा है कि जो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी उन अवस्थाओं के अंदर भी उप अवस्थाएं है? ये कभी आप लोगों ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी तो आज आप लोग पढ़ना। किस प्रकार से आलोचनाएं हुई थी वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, ठीक। देखिए अब पहले जरा इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। जीन प्याजे साहब ने जो आपका ये सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। ये आखिरकार होता क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखिए आप लोगों को मैंने बताया हुआ इससे पहले वीडियो के अंदर रचनावाद के अंदर चीजें बताई थी, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर चीजें बताई थी कि जिसमें बच्चा जो होता है अपने ज्ञान की रचना खुद से करता है, एक्टिव होकर अपने ज्ञान की रचना करता है। वरना व्यवहारवादियों ने क्या बताया था? व्यवहारवादियों ने बताया था कि बच्चा जो होता है एक ब्लैंक पेपर के समान होता है। जो टीचर होता है वो एक्टिव होकर अपना ज्ञान उस ब्लैंक पेपर के अंदर डालता जाता है, उस खाली बर्तन के अंदर डालता जाता है, और वो खाली बर्तन जो होता है मतलब भरता जाता है। लेकिन जो आपके जीन पे आ जाए या और जो मनोवैज्ञानिक आए, जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया कि जी नहीं, बच्चा जो होता है एक्टिव होकर अपने ज्ञान की रचना खुद से करता है, ठीक है।
तो ये बात आपके एक आपके मनोवैज्ञानिक हुए जिसमें से आपके जीन पियाजे भी हुए। इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है, बच्चा यूज करता है अपनी, जो अपना यूज करता है, जैसे अगर इन्होंने कही संज्ञानात्मक विकास के अंदर, पेन ले लेता हूं भाई दूसरा, तो बच्चा यूज करता है इसके अंदर अपना मेंटल प्रोसेस का, बच्चा यूज करता है इसके अंदर आपका मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं का, मानसिक प्रक्रियाओं का यूज करके बच्चा क्या काम करता है, मानसिक प्रक्रियाओं का यूज करके बच्चा इसके अंदर जो सूचनाएं रहती है, जो इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन रहती है, जो सूचनाएं रहती है, उनको कलेक्ट करता है, उनको एकत्रित करता है, एकत्रित करने के बाद फिर उनको मैनिपुलेट करता है। और ये सभी चीजें कहां पर मैनिपुलेट करता है बच्चा, वो सभी करता है अपने माइंड के अंदर। किसके अंदर करता है, अपने माइंड यानी कि मस्तिष्क के अंदर बच्चा करता है, उनको मैनिपुलेट करता है, फिर उनको रिप्रेजेंटेशन करता है, उनको पुनः प्रस्तुतिकरण करता है। उसके माइंड के अंदर कोई चीज आई, बच्चा है, मान लीजिए आप बच्चे हो, आपके माइंड के अंदर कोई चीज आई पेपर से संबंधित, आपने उसको कलेक्ट करा, उसको मैनिपुलेट करा कि भाई ये पेपर है, इसको ऐसा पास करेंगे, वैसे करेंगे, ये पढ़ेंगे, वहां से पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। फिर आपने उसको पुनः प्रस्तुतिकरण करा अपने यार दोस्तों के सामने या अपने टीचर के सामने आपने बताया, ठीक है, तो आपने उसको क्या काम करा, रिप्रेजेंट आप लोगों ने उसको करा, ठीक। तो ये सब किसके अंदर हो रहा है, ये आपके कॉग्निशन के थ्रू हो रहा है। ये जो आपका माइंड है, ये माइंड की फोटो बननी है, इसके कॉग्निशन के थ्रू आप लोग कर रहे हो। क्या यहां पर आप लोग पैसिव हो, निष्क्रिय हो? जी नहीं। यहां पर आप लोग बच्चे कैसे हो गए, यहां पर बच्चे हो गए आपके एक्टिव। एक्टिव होकर ये आप क्या काम कर रहे हो, मेंटल प्रोसेस का यूज कर रहे हो, मानसिक संक्रियाओं का यहां पर आप लोग यूज कर रहे हो। इसके थ्रू आप लोग क्या काम कर रहे हो, इसके थ्रू आप लोग कर रहे हो यहां पर समस्या समाधान कर रहे हो। क्या कर रहे हो यहां पर आप लोग कर रहे हो समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकाल रहे हो। यार पेपर है, पेपर को ऐसे पास करेंगे, वैसे पास करेंगे, ये पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे, वहां से पढ़ेंगे। यहां पर समस्या समाधान कर रहे हो। यहां पर आप लोग कर रहे हो चिंतन। क्या कर रहे हो यहां पर आप लोग कर रहे हो चिंतन, और साथ में यहां पर आप लोग कर रहे हो तर्क कर रहे हो, ठीक है। ये सभी किस चीज के अंदर कर रहे हो, ये सभी आप लोग अपने माइंड के अंदर कर रहे हो। किसके अंदर कर रहे हो, ये सभी आप लोग अपने माइंड के अंदर, ये सभी आपका प्रोसेस चल रहा है जो आपके कॉग्निशन के थ्रू होता है। कॉग्निशन बेसिकली मतलब क्या, किसी चीज को जानना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर उसका मैनिपुलेशन करके फिर उसका रिप्रेजेंटेशन करना। बेसिकली यही आपका हो जाता है संज्ञानात्मक विकास का आपका मीनिंग आपको देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में आपके पियाजी साहब ने ये वाली बात कही थी, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो आप लोगों ने एक बात यहां पर नोटिस करी, आप लोगों ने यहां पर नोटिस करी कि यहां पर क्या चीज देखने को मिलती है, यहां पर चीज देखने को मिलती है कि यहां पर बच्चा क्या रहता है, यहां पर बच्चा है एक्टिव। यहां पर बच्चा क्या है, यहां पर बच्चा देखने को मिल जाता है एक्टिव। यहां पर व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि बच्चे को कोई चीज हम रोट लर्निंग करा रहे हैं, उनको कोई चीज बता रहे हैं और वो बच्चा फिर अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता जा रहा है। जी नहीं, बच्चा अपने खुद ज्ञान का निर्माण करता जा रहा है, खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट यहां पर करता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास आप लोग समझ गए, ठीक है। और आप लोग भी बेसिकली अभी क्या काम कर रहे हो, अपने माइंड के अंदर ये सब चीज प्रोसेस कर रहे हो। तभी तो रचनावाद अभी तक आपका चल रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म अभी तक तो तभी तो आपका अभी तक चल रहा है। तो जो आपके जीन पियाजे थे, ठीक है, आपके क्या सभी के मतलब आपके जीन पियाजे थे, तो जीन पियाजे ने आपका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो ये आपका जो जीन पियाजे ने दिया था, तो इसके लिए फिर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उन एक्सपेरिमेंट के लिए बेसिकली इनकी आलोचना भी हुई। डिटेल में पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि मतलब आज कोई वो लिमिटेशन है। और ये एक आलोचना ये भी थी, बेसिकली इनके 3 बच्चे थे, जान लीजिए आप लोग इनके 3 बच्चों के बारे में भी। इनके 3 बच्चे थे, 2 तो इनकी लड़कियां थी और 1 इनके लड़के थे। और कैसे कैसे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे थे, जो आप लोग ये कंसेप्ट पढ़ते हो ना, स्कीम स्कीमा और जो आप पलटा भी पढ़ते हो, ये सब इन्होंने अपने बच्चों, कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर करके निकाले थे, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी बातें मैंने आपको बताई, ठीक। लोरेंट, बच्चे का अगर नाम लिखना चाहते हो लोरेंट, इतनी बात नहीं पूछता है यार एग्जाम के अंदर, इतना डिटेल में कहां तक जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लोरेंस कोलबर्ग के बारे में मैंने थोड़ा आपको इनका बेसिक ज्ञान आपको अभी तक दिया है, ठीक। आप लोग समझ गए। तो यहां तक आपकी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब कुछ और नजर डालते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि बच्चे
जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, यानी कैसे होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। जो बात मैंने अभी आपको बताई, एक्टिव लर्नर होते हैं। क्योंकि कैसे है, रचनावादी हो गए आपके, ठीक है। और रचनावादी किसकी बात करते हैं कि बच्चे एक्टिव होकर अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, ठीक। तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते रहते हैं। यानी अभी आप लोग जब इनकी स्टेज के बारे में पढ़ोगे तो आप लोग जानोगे कि पर्टिकुलर हर स्टेज के अंदर कैसे बच्चा अपने ज्ञान की रचना करता रहता है। देखिए एक चीज आपको और बता दूं, जब इनकी बात हो रही है, जैसे जीन पियाजे ने जो आपकी अभी स्टेज आने वाली है, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा अपने ज्ञान की बच्चा खुद से रचना करता है। तो जब बच्चा अपने ज्ञान की खुद से रचना करता जाता है, यानी कि बात हो रही है यहां पर विकास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यहां पर बेसिकली विकास की बात हो रही है। तो जीन पियाजे ने कहा कि जो विकास होता है वो आपका निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी विकास आपका कैसा होता है, वो आपका निरंतर ना चलने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। अब क्या इस बात से सहमत हो या नहीं सहमत हो, निरंतर ना चलने वाला प्रोसेस होता है। क्या आप इस बात से सहमत हो या ना सहमत हो, ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। देखिए आप लोग को मैंने बताया हुआ है कि विकास कैसा प्रोसेस होता है, जब बच्चा मां के पेट में रहता है तब से लेके और मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। यानी विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, हमेशा विकास चलता रहता है। लेकिन जो आपके प्याजे हो गए, प्याजे के साथ और भी कुछ मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जो विकास होता है वो आपका स्टेज बाय स्टेज होता है, मतलब आपका अवस्थाओं के अकॉर्डिंग होता है, जो इन्होंने बताया था। तो विकास को इन्होंने आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस माना। कैसा प्रोसेस माना, विकास को इन्होंने आपका डिसकंटिन्यूअस आपका प्रोसेस माना, ठीक है। कैसा प्रोसेस माना, विकास को इन्होंने आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस माना, जो आपका स्टेज बाय स्टेज होता है, यानी कि आपका निरंतर चलने वाला प्रोसेस नहीं है, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग चलता है। मान लीजिए किसी अवस्था के अंदर आपका विकास ज्यादा हो जाएगा, किसी अवस्था के अंदर विकास ज्यादा हो जाएगा। ये पेन दिखता नहीं है, दूसरा पेन चलाता हूं, एक सेकंड। मान लीजिए किसी अवस्था के अंदर आपका विकास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, किसी अवस्था के अंदर विकास ज्यादा हो जाएगा, किसी अवस्था के अंदर विकास कम हो जाएगा, किसी के अंदर फिर ज्यादा हो जाएगा, किसी के अंदर और ज्यादा हो जाएगा, किसी के अंदर कम हो जाएगा। तो यानी विकास को इन्होंने कंटिन्यूस चलने वाले की जगह आपका स्टेज बाय स्टेज अवस्थाओं के अकॉर्डिंग चलने वाला प्रोसेस एक माना है, ठीक है। जैसे आपके एरिक्सन भी हो गए, उन्होंने पर्टिकुलर इसी प्रकार की आपकी स्टेज दी हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने एक ये कंसेप्ट यहां पर बताया। अब देखिए, अब ये एक डिबेट थी जो मैं आपको बता चुका हूं कि एक बेसिकली जो डिबेट हुई थी कंटिन्यूस वर्सेस डिसकंटिन्यूस की, यानी कि निरंतर, ये दोबारा पेन यार ये आ गया, दोबारा क्यों आ रहा है, यानी कि जो डिबेट हुई थी निरंतर वर्सेस अनिरंतर की, ठीक है, कंटिन्यूस वर्सेस अकंटिन्यूस की। तो इस डिबेट का सॉल्यूशन आपको पता ही है कि कौन जीता है इसमें, विकास इसमें निरंतर वाला जीत चुका है कि विकास आपका कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। अब वापस पियाजे पर आ जाते हैं, वरना डेवलपमेंट आपका चल जाएगा। अब देखिए पियाजे ने कहा कि बच्चों का जो विकास होता है वो वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके होता है, यानी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके होता है। और साथ में ही इन्होंने खेलों के महत्व को भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना। किसको माना, खेलों के महत्व को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना, कि जो खेल होते हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। ये बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग के मामले में देखिए इन्होंने कहा, क्या कहा, जरा उसके ऊपर नजर डालिए। थिंकिंग यहां पर लिख रहा है भाई, कहीं पर थिंकिंग वो लिख रहा थिंकिंग। देखिए बच्चों के चिंतन के बारे में आपके प्याजे साहब ने लिखा कि जो बच्चों का जो चिंतन होता है और जो बड़ों का चिंतन होता है, तो बच्चों के चिंतन में जो बच्चों का चिंतन होता है और जो वयस्कों का चिंतन होता है उनमें अंतर होता है। और अंतर किस प्रकार से होता है, अंतर होता है प्रकार में, टाइप्स में अंतर होता है, ना कि मात्रा में। उसको जरा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कैसे अंतर होता है उसके ऊपर नजर डालना। देखो मात्रा में तो सेम होते हैं, क्वांटिटी में तो कैसे रहते हैं, मात्रा में तो आपके सेम रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब यार छोटे बच्चे का दिमाग हो चाहे बड़े आदमी का दिमाग हो, चाहे आपका दिमाग हो, मेरा दिमाग हो, क्वांटिटी में तो लगभग सभी का सेम रहेगा ना, ठीक है। तो मात्रा में तो लगभग सभी का सेम रहता है, मेरा आपका चाहे किसी का भी लगभग दिमाग हो। हाँ अगर छोटे बच्चे का ज्यादा ही छोटे बच्चे का ले लेंगे तो एक बारी को समझ में आती है, लेकिन बच्चों का अगर बड़ों का देखा जाए तो लगभग क्वांटिटी में सेम देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइप्स की बात करूं,
अगर मैं बात करूं यहां पर टाइप्स की बात करूं, प्रकार की बात करूं, तो प्रकार में आपका अलग होता है। ठीक है, प्रकार में कैसा होता है, प्रकार में आपका अलग देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, प्रकार में अलग देखने को मिलता है। देखो, आपके सोचने का तरीका अलग है, मेरे भी सोचने का तरीका अलग है, छोटे बच्चे का सोचने का तरीका अलग है। छोटा बच्चा अलग तरीके से सोचता है, जो वयस्क होता है, बड़े होते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। यानी हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं, छोटा बच्चा अलग तरीके से सोचता है। तो टाइप्स जो होता है, थिंकिंग के जो टाइप्स होते हैं, किसके, जो आपके चिंतन के जो टाइप्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। क्वांटिटी में सेम हो सकते हैं, लेकिन सोचने का जो तरीका होता है ना चिंतन का, वो अलग अलग होता है। तो यहां पर पियाजी इस बात को कहते हैं कि जो आपका जो चिंतन होता है ना, वो चिंतन आपका अडल्ट से टाइप्स में अलग होता है, ना कि क्वांटिटी में। यानी कि क्वांटिटी में तो लगभग सेम होते हैं, लेकिन प्रकार में आपका एक जैसा होता है, जो आपके पियाजी साहब कहते हैं। आपके कमेंट थोड़े रुक गए, एक सेकंड रुको। अच्छा ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं भाई। अब देखिए यहां पर इन्होंने पियाजी साहब की अगर मैं बात करूं, एक कंसेप्ट दिया था आपका एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन का मतलब होता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना। जब छोटा बच्चा होता है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है, तो आपका एडेप्टेशन होता है। जैसे आप लोग अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हो, तो आपका एडेप्टेशन होता है। आप लोगों ने देख लिया भाई हमारा एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के अकॉर्डिंग अब हमें तैयारी करनी है, तैयारी नहीं करी तो यार हम लोग पास नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों ने क्या काम करा, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने खुद को डाल लिया। तो ये इसको क्या क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। आप लोगों ने अनुकूल कर लिया अपने आप को एनवायरमेंट के, यानी वातावरण के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने आप को अनुकूल कर लिया। यहां पर दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं। ये दो प्रोसेस होते हैं बच्चों को भाषा सीखने के लिए। ठीक है, बच्चों को भाषा सिखाने के लिए या बच्चों को लैंग्वेज सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं। और वो दो प्रोसेस कौन से होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है आपका इसका एकोमोडेशन। अब देखो, ये वातावरण के अंदर भी आपके देखने को मिलते हैं, सामंजस्य बैठाने के लिए भी और भाषा सिखाने के लिए भी आपके दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं। एसिमिलेशन नाम भाई मेरे कहने से इनके इंग्लिश में याद करना, हिंदी के अंदर जाओगे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, बहुत अलग अलग नाम इनके हिंदी में दिए होते हैं। ठीक, एसिमिलेशन का मतलब होता है जब प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है, यानी पूर्व ज्ञान को जब नए ज्ञान से जोड़ा जाता है तो होता है आपका एसिमिलेशन होता है। अब आप लोगों में से मैं चैलेंज देके कहता हूं, आप में से शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने जीन प्याजे का नाम इससे पहले नहीं सुना होगा। तो यानी आप लोग इससे पहले जीन प्याजे के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। यानी जीन प्याजे के बारे में जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है वो है आपका पूर्व ज्ञान, और जो आज की वीडियो के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो तो ये है आज आपका क्या है, ये है नया ज्ञान। यानी यहां पर लिख देता हूं अपना नाम। ठीक है, तो जब पूर्व ज्ञान को आप लोग नए ज्ञान से जोड़ रहे हो तो ये हो जाएगा आपका एसिमिलेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। यह एक एग्जाम्पल जो मैं पहले से देता आ रहा हूं यूट्यूब पर। ठीक है, यानी जब एक बच्चे ने पहले मान लीजिए किसी कुत्ते को देखा, कुत्ते को देखने के बाद उसने यहां पर अपना एक कंसेप्ट बैठा लिया कि हाँ भाई ये कुत्ता होता है, इसकी चार टांगे होती है, पूंछ होती है और भो भो ये करता है। तो इसने एक अपना ज्ञान माइंड के अंदर बैठा लिया, कंसेप्ट बैठा लिया। कुछ दिन के बाद इसने एक व्हाइट कलर का कुत्ता देखा, बच्चा कंफ्यूज हो गया, फिर इसको बताया गया कि भाई ये भी कुत्ता होता है। तो इसने कहा अच्छा, लेकिन इसकी भी चार टांगे, पूछे, भो भो कर रहा है, लेकिन ये तो व्हाइट है। तो उसको बताया गया कि भाई कुत्ते व्हाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, भूरे भी होते हैं। तो इसने क्या काम करा, पूर्व ज्ञान के साथ अपने नए ज्ञान के साथ क्या काम कर लिया, सामंजस्य बैठा लिया, यानी इसको जोड़ लिया। ठीक है, तो ये होता है आपका एसिमिलेशन होता है। ठीक, दोनों एग्जाम्पल है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। अगला आ जाता है आपका अकोमोडेशन आ जाता है। अकोमोडेशन आ जाता है जो आपका ये नया ज्ञान आया। ठीक है, पूर्व ज्ञान कह लो या इसको कह लो, जो आप लोगों का ये नया ज्ञान आया। नया ज्ञान मतलब यहां पर जो आप लोगों ने कंसेप्ट बैठा लिया कि भाई डॉगी जो है वो काला, भूरा, गोरा कैसा भी हो सकता है, या आप लोग जो नए ज्ञान यहां पर सीख गए जीन प्याजे के बारे में, जब आप लोग यहां पर सीख गए, जो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं, उसके बाद क्या हुआ, आप लोग किसी और एग्जाम में बैठे, या आप लोगों को मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करा दिए जो और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे। तो जब नए ज्ञान में मैंने परिवर्तन आपको करवा दिया, यानी उसका मॉडिफिकेशन करा दिया, कुछ और नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो इसको कहा जाता है आपका अकोमोडेशन, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यार सर इसमें तो कुछ और नए क्वेश्चन आ गए,
तो यही तो आप लोगों ने क्या काम करा, जो आपने और नया ज्ञान अर्जित करा था उसको भी मॉडिफाई आप लोगों ने कर लिया। यानी कह सकते हो, जब आप लोगों को, एक और दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, जब आप लोगों को डोगी का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि भाई डोगी है, चार टांगे है, पूछ है, भोभो करता है, काला भूरा कैसे भी हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको एक कैट मिल गई, तो आप लोगों ने कहा कि ये भी कुत्ता है, बच्चे ने, तो बच्चों को बताएगा कि बेटा कुत्ता नहीं है, ये आपकी कैट है, बिल्ली है। ठीक है, तो फिर बच्चों को जाके पता चला कि जरूरी नहीं है जिसकी चार टांगे हो, जिसकी पूछ हो, जिसकी मूछे हो, वो कुत्ता ही होगा, बिल्ली भी हो सकती है, वो शेर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चे ने अपने नए ज्ञान को मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो ये आपका अकोमोडेशन होता है। ठीक है, दो कंसेप्ट हो गए। अब देखिए, अब यहां पर एक होता है इक्विलिब्रेशन और एक होता है आपका डिस इक्विलिब्रेशन। ठीक है, एक होता है इक्विलिब्रेशन और एक होता है डिस इक्विलिब्रेशन। इन दो के बारे में समझना, दो के बारे में सिंपल सा आपको समझना है, जब एसिमिलेशन और आपका एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बन जाए, संतुलन बन जाए, तालमेल बैठ जाए, तो हो जाएगा आपका इक्विलिब्रेशन। ठीक है, यानी जो आपका नया ज्ञान था, एसिमिलेशन था, और जो आपका एकोमोडेशन था, उन दोनों के बीच में जब आपका संतुलन बन जाए, यानी जब आप लोग आज की क्लास के अंदर जीनी प्याजे पढ़ लोगे और जब नए क्वेश्चन आपको करवाए जाए और उनके बीच में आप बैलेंस बना लो, या जो नए डॉगी के बारे में बच्चों को पता लग जाए और जब उसके सामने कैट आ जाए और उनके बीच में बच्चा बैलेंस बनाना शुरू कर जाए, तो समझ लेना वो संतुलन बैठाना उसने शुरू कर दिया, तालमेल बैठाना उसने शुरू कर दिया, तो उसको इक्विलिब्रेशन कहा जाएगा। अगर उसने संतुलन नहीं बैठाया, अगर उसने वो संतुलन इनके बीच में नहीं बैठाया, वो नए वाले क्वेश्चन नहीं कर पाया आज की क्लास लेने के बावजूद भी, तो पहले तो मेरे हाथों पिटेगा वो और दूसरी बात, उसको कहा जाएगा डिस इक्विलिब्रेशन, उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, डिस इक्विलिब्रेशन, फिर उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं इक्विलिब्रेशन के और आपके डिस इक्विलिब्रेशन के, दो प्रोसेस आपके होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम आपके दो भाई साहब और देखने को मिले, स्कीम और स्कीमा। ठीक है, स्कीम और स्कीमा। अब क्या होगा सर, कौन सी स्कीम आ गई, अब देखो कौन सी स्कीम आ गई, स्कीम की और स्कीमा की, देखो कौन कौन सी है, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर नजर डालते हैं, स्कीम और स्कीमा के ऊपर नजर डालते हैं। देखो स्कीम पर भी बेसिकली इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था अपने बच्चे के ऊपर कर दिया, जो बच्चा था इनका, लड़का था एक लोरेंट नाम का अपने बच्चे को ऊपर कौन एक्सपेरिमेंट करता है भाई। ठीक है, तो वहां से इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला स्कीम का। ठीक है, और बहुत बड़ी मतलब पीछे की हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको जानकर नहीं करना, बस आपको समझना है कि स्कीम बेसिकली क्या होता है। स्कीम होता है आपका ऑर्गेनाइज बिहेवियर पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जो आपका ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चा उसको करता जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लोग हो, आप लोग क्या काम करते हो, आप लोग अपना जब क्लास आपको लेनी होती है, आप लोग अरे सचिन सर की क्लास आने वाली, जल्दी से मोबाइल खोलो, एप्लीकेशन खोलो, जल्दी से उसके अंदर अपना जो भी अपना नंबर डालते हो उसको चलाओ और क्लास चालू, और उसको देखना शुरू कर देते हो, जो भी आपको बनाना होता है वो आप लोग बना लेते हो। तो आप लोग कैसे कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपना जो आपका व्यवहार है उसके पैटर्न को यहां पर आप लोग फॉलो करते हो, ये हो जाता है आपका स्कीम, ये हो जाता है। छोटा बच्चा भी सेम इसी तरीके से करता है। छोटे बच्चों को मान लीजिए अपनी वो बाइसिकल चलानी है, छोटी सी साइकिल होती है, उसको अपने घर में रखा हुआ है, तो छोटा बच्चा जाता है, जैसे हमारे घर में हमारे भांजे भांजे आए हुए, तो छोटा बच्चा जाता है, रूम खोलता है, अपनी साइकिल निकालता है, घर के बाहर जाता है, छोटे छोटे पैर से चलाता हुआ अपनी साइकिल लेकर चले जाता है। ठीक है, उसको ये चीज पता होती है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका स्कीम होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको वो अपना जो व्यवहार होता है उस पैटर्न को रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्याजे साहब इतने फेमस नहीं हुए, ठीक है, जो अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, दुनिया भर की तो इन्होंने किताब लिख दी थी। ठीक है, कम एज के अंदर इन्होंने इतनी किताबें लिखी हुई थी, क्या बताया आपको। ठीक है, अगला होता है स्कीमा। ठीक है, अब देखिए स्कीमा क्या होती है। स्कीमा बेसिकली जो हम अपने माइंड के अंदर, अब ये जो कॉग्निशन के अंदर जो जितनी चीज हमारे माइंड के अंदर चलती रहती है, जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग चलती है, रीजनिंग चलती है, चिंतन चलता है, इनका यूज करके जब हम किसी के प्रति कोई कंसेप्ट बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कुछ कंसेप्ट बनाया हुआ है, मेरे प्रति बनाया हुआ है, फैमिली के प्रति, किसी और के प्रति बनाया हुआ है, या अपने एग्जाम के प्रति आप लोगों ने कंसेप्ट बनाया हुआ है। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम हो, कि भाई इस एग्जाम को हम लोग पास करेंगे और इस तरीके से ऐसे ऐसे हम लोग इसको पास करेंगे। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आप लोगों ने बनाया हुआ है और सचिन सर की क्लास देखेंगे और फिर इस तरीके से हम इसको पास करेंगे।
तो ये क्या बनाया हुआ है, ये कंसेप्ट आप लोगों ने बनाया हुआ है अपने माइंड के अंदर। तो एक धारणा जो आप लोग बनाते हो माइंड के अंदर अपने कॉग्निशन का यूज करके, ये बेसिकली आपका स्कीमा होती है, ठीक है। अब बेसिकली जो स्कीमाएं बनती है आप लोगों के माइंड के अंदर, बहुत सारी स्कीमाएं होती है, दुनिया भर की स्कीमाएं होती है, ठीक है। अब ये स्कीमाएं जो होती है, जो स्कीमा होती है, ठीक है, ये स्कीमा बेसिकली बाय बर्थ होती है। जन्म से ही आप लोगों ने पता नहीं दुनिया भर के कितने कंसेप्ट बना रखे हैं, और किस किस के बारे में कंसेप्ट बना रखे हैं, हमने आपने सभी ने बना रखे हैं। तो ये बाय बर्थ होते हैं जो हम लोग कंसेप्ट बनाते हैं, और मरने तक कंसेप्ट बनाते रहेंगे हर किसी के प्रति, ठीक है। बताओ किस किस के प्रति धारणाएं बनाते हैं, किस किस के प्रति कंसेप्ट नहीं बनाते, हर किसी के प्रति बनाते हैं, ठीक है। तो कैसी होती है ये आपकी मतलब जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है, इसको साथ में कर लेना। ये कैसी होती है स्कीमा, बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है, जो हम ये जन्म से ही स्कीमाएं बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक कंसेप्ट बनाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो हम अपने माइंड के अंदर स्कीमा ये बनाते रहते हैं, इस स्कीमाओं को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक पैटर्न के रूप में लगाना, एक पैटर्न के रूप में ऑर्गेनाइज तरीके से लगाना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। देखिए कैसा है, आप लोगों ने स्कीमा बना लिया। स्कीमा कैसे बना लिया कि भाई हमको बनना है मास्टर, मास्टराइन बनना है। तो आप लोगों ने पहले अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, ठीक है। टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर जो भी XYZ आप लोगों ने करा, बीएड करा, डीएलएड करा, जो भी आप लोगों ने करा, तो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद फिर आप लोगों ने अपना सीटेट का एग्जाम करा, ठीक है, कि भाई सीटेट का एग्जाम पास करेंगे, फिर उसके बाद अपना इसके बाद मेन एग्जाम होगा, फिर आप लोग पहुंच गए अपना DSSB वगैरह के एग्जाम पर आप लोग पहुंच गए, XYZ जिस पर भी आप लोग पहुंच गए। उसके बाद फिर आप लोग क्या किसके ओर पहुंच गए, फिर आप लोगों की लग गई जॉब, आप लोग बन गए टीचर, आप लोग बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के माइंड में ये स्कीमा बने हुए कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करके हम लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो ये जो स्कीमा आप लोगों के माइंड के अंदर बने हुए, इसको आप लोगों ने एक पैटर्न के थ्रू लगा लिया। कैसे लगा लिया, इसको रीअरेंज कर लिया। ऐसा तो नहीं है कि टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद सीधे टीचर बन जाओगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो स्कीमा माइंड के अंदर नहीं लगा है। तो इसको आप लोगों ने, स्कीमा जो आप लोगों ने माइंड के अंदर बनाई, इसको आप लोगों ने रीअरेंज करा। क्या काम करा, इनको आप लोगों ने रीअरेंज करा, पुनर्व्यवस्थित करा, जो माइंड के अंदर इधर उधर पड़ी हुई थी। कोई चीज इधर पड़ी है, कोई चीज इधर है। जब एग्जाम नजदीक आता है, एग्जाम नजदीक आने के बाद एक सब्जेक्ट कान के पास पड़ा होता है, दूसरा सब्जेक्ट यहां पड़ा होता है, तीसरा यहां पड़ा होता है, चौथा पीछे पड़ा होता है। तो एग्जाम जब नजदीक आता है, उन सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी को एक जगह पर लेकर आ जाते हो, ठीक है। फिर उनको रीअरेंज करते हो आप लोग, जब एग्जाम हॉल में पेपर देते हो कि भाई इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। अगर सारे के सारे इस तरीके से पढ़े रहेंगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। तो तब आप लोग क्या काम करते हो, रीअरेंज करते हो ना सभी सब्जेक्ट को एक साथ में। तो ये क्या काम करते हो आप इनको ऑर्गेनाइज करते हो, स्कीमाओं को क्या काम करते हो, आप इनको ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। तो यहां तक आपके हो गए ये जो कुछ कंसेप्ट इन्होंने बताए थे। अब देखिए जीन पियाजे ने जो अपना ये विकास दिया था, तो इस विकास के लिए बेसिकली इन्होंने स्टेजेस दी थी, 4 स्टेज दी थी इन्होंने, 4 अवस्थाएं दी थी कि जो बच्चे का जो विकास होता है, ठीक है, जो बच्चे का विकास होता है पर्टिकुलर इन अवस्थाओं के अंदर होता है, ठीक है। बच्चे का जो विकास होता है ये इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला विवाद तो आपका इसी पर हो गया था कि इन्होंने इन 4 अवस्थाओं को, अगर मैं बात करूं, ये जो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, कहां पर लिखा हुआ है, ये जो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हुई थी, इन्होंने इनको बता दिया था कि इनके अंदर चेंज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता इन अवस्थाओं के अंदर, ठीक है। यानी कि इनको इन्होंने बता दिया था अपरिवर्तनशील। क्या बता दिया, अपरिवर्तनशील बता दिया इन अवस्थाओं को, ठीक है। लेकिन इन अवस्थाओं के अंदर चेंज किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों इनकी आलोचना की गई थी, और वो सही आलोचना की गई थी, ठीक है। तो एक आलोचना ये इनकी हुई थी, इनके जो सिद्धांत की जो आलोचना देखने को मिली थी, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए जीन पियाजे ने जो आपकी पहली स्टेज दी थी कि जो बच्चे का विकास होता है वो आपका पर्टिकुलर स्टेज वाइज स्टेज होता है, जो मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बताया था कि जो इन्होंने विकास के बारे में कही कि जो विकास होता है वो आपका हर स्टेज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कैसे होता है, हर स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चे का यहां पर विकास होता है, ठीक। ये बात आप लोग समझिए। तो इन्होंने यही कहा कि जो स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 के अंदर जिसको कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज,
अगेन मैं इस बात को कह रहा हूं, इनके नाम भाई इंग्लिश में याद करना, हिंदी के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। संवेदीगामक अवस्था, संवेदी जनक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, पता नहीं क्या क्या अवस्था है। इंग्लिश में याद करना सेंसरी मोटर स्टेज, बस खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं। यहां पर बच्चे की जो उम्र है वो है जन्म से लेकर 2 साल तक की जो अवस्था होती है, ये बच्चे की स्टेज होती है। अब जब बच्चा यहां पर 2 साल का होता है तो इस स्टेज के अंदर जो बच्चा यहां पर चीजें उसका डेवलपमेंट होता है, यहां पर जो बच्चा चीजें सीखता है, तो यहां पर बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि बच्चे का यहां पर पहले डेवलपमेंट होता है, फिर वो यहां पर चीजें सीखता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसमें बच्चा जो बेसिकली चीजें सीखता है वो सीखता है अपना सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। कैसे सीखता है? अपने ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, यानी जो उसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू यहां पर बेसिकली सीखता है। सेंसरी ऑर्गन आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। कैसे सीखता है? देखकर सीखता है। कैसे सीखता है? देखकर सीखता है। सुनकर सीखता है। कैसे? सुनकर सीखता है, सूंघकर सीखता है, उसके अलावा चखकर सीखता है, उसके अलावा टच करके यानी महसूस कर कर या छू कर, लिख लीजिए छूकर। ठीक है, इसके माध्यम से बच्चा यहां पर चीजें सीखता है। ठीक है, ये वाली जो पहली अवस्था है इसके अंदर ये चीज इन्होंने यहां पर बताई। अब जो ये पहली आपकी स्टेज है ना, इसकी भी आपकी सब स्टेज होती है। ठीक है, इसकी आपकी सब स्टेज होती है, उन सब स्टेज के बारे में आप लोग पढ़िए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे सब स्टेज के बारे में अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं होगा आज से पहले कि सब स्टेज भी होती है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए आपके मतलब, और अगर आप लोग कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो सब स्टेज भी कभी कभी टीचिंग एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो देखिए सब स्टेज भी होती है आपकी। ठीक है, सब स्टेज में जो पहली स्टेज है आपकी रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, यानी कि जिसमें बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, या कह सकते हो इसमें अनैच्छिक क्रियाएं भी इसके अंदर करता है। क्या काम करता है? अनैच्छिक क्रियाएं भी बच्चा इसके अंदर करता है। क्या काम करता है? अनैच्छिक क्रियाएं भी। देखिए पहले मैं आपको बताता हूं, जो रिफ्लेक्स एक्शन बच्चा करता है जब बच्चा होता है लगभग आपका 30 दिन का रहता है। 30 दिन का जब बच्चा इसके अंदर लगभग रहता है तो बच्चा कुछ ग्रिपिंग करता है, सकिंग करता है, जैसे मान लीजिए जैसे माँ का दूध पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है। ठीक है, या कुछ निप्पल वगैरह का यूज करके उसके माध्यम से चीजें करता है। तो इस प्रकार से कुछ रिफ्लेक्सिव एक्शन बच्चा करता है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव एक्शन करता है वो बेसिकली बच्चा इस स्टेज के अंदर करता है। अनैच्छिक क्रियाएं बच्चा करना शुरू कर देता है, जो उसके माइंड द्वारा कंट्रोल नहीं होती है, वो बच्चा अनैच्छिक क्रियाएं इस स्टेज के अंदर बच्चा करना शुरू कर देता है। अगली आपकी प्राइमरी सर्कुलेशन और सर्कुलर रिएक्शन, आपकी सर्कुलेशन कह दो, सर्कुलर कह रहा हूं, सर्कुलर रिएक्शन। इसमें बेसिकली जो यहां पर आपकी रिफ्लेक्सिव एक्शन है, जो यहां पर बच्चा जैसे ग्रीपिंग कर रहा है या जैसे मान लीजिए वो सकिंग वगैरह कर रहा है, तो यहां पर जो उनका सर्कुलेशन बच्चा यहां पर ज्यादा लेवल पर करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसा मान लीजिए छोटा बच्चा होता है ना, वो अंगूठा चूसता है, तो अंगूठा जो ज्यादा लेवल पर उसको चूसना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको प्राइमरी लेवल पर उसको सर्कुलेट करना बच्चा यहां पर स्टार्ट कर देता है, जो लगभग 4 महीने का जो बच्चा होता है। ठीक है, तो ये जैसे सकिंग वगैरह के अंदर आ जाती है, अंगूठा चूसना वगैरह भी आपने देखा होगा घर के अंदर छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर अगली बात करें सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर जो आपकी रिफ्लेक्सिव एक्शन जो आपकी रहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया रहती है, जो ही आपकी क्रिया रहती है, इनको बच्चा यहां पर थोड़ा मॉडिफाई कर लेता है। अब यहां पर जैसे बच्चा मान लीजिए कुछ सकिंग वगैरह भी कर रहा है, तो यहां पर बेसिकली अंगूठा नहीं चूसेगा। ठीक है, मान लीजिए दूध भी पी रहा है, तो दूध पीने के लिए वो उसका चम्मच वगैरह का भी यूज कर लेता है, थोड़ा बहुत गिलास का भी बच्चा यूज कर लेता है, तो अपने थोड़ा सा इनको ऑर्गन को मॉडिफाई कर लेता है यहां पर बच्चा। ठीक है, अगली बात करें आपकी कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन की बात करें, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन के अंदर बेसिकली यहां पर आ जाता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या आ जाता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्या आ जाता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कैसे देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर नजर डालिए। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी है, जैसे मान लीजिए बच्चे का कोई खिलौना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का खिलौना है, बेड के सिराने पर रखा है बच्चे का खिलौना, तो बच्चे का खिलौना बेड के सिराने पर रखा है, तो बच्चा सिराने पर नहीं जाएगा उस खिलौने को लेने के लिए। बच्चा जो चादर रहेगी बेड के ऊपर, उस चादर को खींचना शुरू कर देता है और अपने खिलौने को ले लेगा कि यार मैं सिराने पर क्यों जाऊं, मैं चादर को खींच लेता हूं। तो यहां पर उसका जो गोल रहेगा, जो उसका गोल रहता है, मतलब वो खिलौना,
उसके प्रति व्यवहार करना शुरू कर देता है, यानी उसको चादर को खींचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रियाएं बच्चे यहां पर शुरू कर देता है, जो आपका कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देता है, संबंध बनाकर बच्चा यहां पर शुरू कर देता है। ठीक है, अगला है टेटरी सर्कुलर रिएक्शन। इसके अंदर बच्चा क्या काम करता है? अब जो बच्चा यहां पर देखे इस स्टेज के अंदर है, बच्चा गलती भी करता है। ठीक है, यानी बच्चा ट्रायल एंड एरर भी करता है। ठीक है, यानी यहां पर जो बच्चा आपका गलतियां करता है, यहां पर जो बच्चा गलतियां करता है और उन गलतियों के माध्यम से फिर वो धीरे धीरे करके सीखता है। मान लीजिए बच्चे ने यहां पर कोई गलती करी, ठीक है, मान लीजिए बच्चा कोई यहां पर चीजें सीख रहा है, बच्चा यहां से खुद से कुछ खाना बनाना, अपने आप खाना खाना सीख रहा है और गलती से उससे खाना खाते टाइम कपड़ों पर गिर गया, तो नेक्स्ट टाइम से वो इस तरीके से खाना खाएगा ताकि कपड़ों के ऊपर ना गिरे, क्योंकि घर वाले ने बताया कि बेटा कपड़ों पर नहीं गिरना चाहिए, गंदी बात होती है। साइकिल चला रहा है, ठीक है, जो घर के अंदर वो नॉर्मल साइकिल रहती है, छोटी वाली साइकिल, बड़ी वाली की बात नहीं कर रहा, उससे बच्चा गिर गया, तो अगली बार में बच्चा कोशिश करेगा कि जो मतलब बैलेंस बनाने वाली साइकिल होती है, छोटे बच्चों के लिए होती है, उसको थोड़ा सा इस तरीके से चलाए कि उससे दोबारा ना गिरे, या खुद चलकर संभलने की कोशिश करे। इस स्टेज के अंदर बच्चा करता है। ठीक है, साइकिल तो मैंने बड़ा एग्जांपल ले दिया छोटे बच्चों के लिए। अगर चलने की कोशिश करता है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आएगा चलने की कोशिश करता है बैलेंस बनाकर, तो यहां पर बच्चा कोशिश करता है नेक्स्ट टाइम में मैं खड़ा होकर बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलूं, इनफैक्ट सीढ़ियों पर भी बैलेंस बनाकर चलूं यहां पर। ठीक है, तो ये बच्चा करता है इस वाली स्टेज के अंदर। अगली है अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट। यहां पर बच्चे के अंदर जल्दी में जो रिप्रेजेंटेशन थॉट आ जाते हैं, यानी कह सकते हो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाते हैं, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है। किसका? वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है। मतलब बच्चा किसी चीज के प्रति, ठीक है, अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू उसको बिना उसकी एब्सेंस में भी उसको ढूंढ लेता है। ये आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। आप लोग कभी एक चीज नोटिस करना, जैसे मान लीजिए कोई की है, कोई घड़ी हो गई, चाबी हो गई, पेन हो गया, या सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को छुपा दो, अरे मेरा ही मोबाइल फोन चला जाता है मोबाइल फोन को छुपा दो आप बच्चों के सामने, क्योंकि हमारे घर के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जो एक्टिव रहते हैं ना, वो मोबाइल फोन के ऊपर रहते हैं। मोबाइल फोन को छुपा दो बच्चों के सामने, बच्चा ढूंढ लेगा मोबाइल फोन को। बच्चे का जो खिलौना है उसको छुपा दो बच्चों के सामने, उससे ढूंढ लेगा बच्चा। पता है किससे ढूंढ लेता है? जो उसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, यही आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, इनके माध्यम से ढूंढ लेता है, क्योंकि बच्चे में अर्ली रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। यानी जो चीजें रहती है ना, उनके प्रति एक मानसिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक छवि बननी शुरू हो जाती है, वो यहां पर शुरू हो जाती है, और उनको ढूंढ कर निकाल देता है कि ये रहा मोबाइल फोन, ये रहा मेरा खिलौना, उसको ढूंढ लेता है। ठीक है, आप एक बार को भूल जाओगे, बच्चा नहीं भूलेगा। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, उसकी ये आपकी सब स्टेज थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अच्छा बताओ कितने सही सही बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, ये सब स्टेज पहली बार कितने कितने लोगों ने पढ़ी है? जरा ईमानदारी से आप लोग बताइए कितनी सब स्टेज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं भाई। ठीक है, इसी गिलास के ऊपर मेरा फोन लग गया था। बताओ जल्दी से कितनी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक, और यहां तक कोई दिक्कत हुई तो बताइए जल्दी से। सर हमारा सीडीपी बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं, आप क्लास लेते रहिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, चलो मैं अगली स्टेज के ऊपर चलूं। हाँ मेरा तबीयत ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है, वेरी गुड। मतलब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ी, बहुत से लोग आ रहे हैं कि सर फर्स्ट टाइम पढ़ी है ना, फर्स्ट ये जो सब स्टेज मैंने बताई चलो कोई बात नहीं। देखो ये थोड़ा सा होता है डिटेल में पढ़ाने का नतीजा, और मतलब और दूसरे भी एग्जाम आप लोग देने लग जाओ तो उसमें भी आपके लिए काम आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाने का एक तरीका हो जाता है। ठीक है, नहीं पढ़े हो ना मतलब ठीक है, अगला देखते हैं। अगली आ जाती है सेकंड स्टेज, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा हो जाता है आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा हो जाता है। ठीक है, 2 साल से लेकर 7 साल तक का हो जाता है। अब यार देखो, नॉर्मल तो हर कोई कर सकता है कि सेंसरी मोटर स्टेज इतने से इतने साल, प्री ऑपरेशनल इतने से इतने, छोटे मोटे कंसेप्ट है ये तो हो ही जाते हैं। लेकिन जब ये मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है, अगर इनको डिटेल में पढ़ा जाए
कौन सा संप्रदाय किसकी बात कहता है, फिर इनको डिटेल में पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए फिर बच्चों को। और इस संप्रदाय के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बात की थी, क्या उसके विचार थे, फिर उस मनोवैज्ञानिक को डिटेल में पढ़ा के उसका फिर एक निचोड़ बच्चों को दिया जाए और फिर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन टकराया जाए, फिर उसको माना जाता है कि हाँ एक्चुअल में बच्चे के पास वो चीज पहुंची या नहीं पहुंची है। ठीक है, तो फिर लगता है कि हाँ भाई मेहनत मतलब पहुंच पा रही है बच्चों के पास। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद ही बताया कि सर हमने तो मतलब अभी तक ये चीज नहीं देखी थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, पहला ही देखते हैं। देखिए अब यहां पर बच्चा हो गया 2 साल से लेकर 7 साल तक की स्टेज के बीच में। अब इसमें पहला कंसेप्ट यहां पर देखने को मिलता है, इस स्टेज में बच्चा सिंबल्स का यूज करने लग जाता है, यानी प्रतीकों का यूज करने लग जाता है, सिंबल्स का। बच्चे के सामने अगर कोई चीज यहां पर आएगी नहीं ना, तब भी बच्चा उस चीज के बारे में बता देगा। मान लीजिए आप बच्चे के सामने कहोगे बेटा घोड़ा, तो बच्चा घोड़े की इमेज उसके सामने आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यूट्यूब पर बहुत बड़ा फेमस है मेरा, और बच्चे बहुत मजे लेते हैं यूट्यूब वाले। जैसे हम छोटे बच्चे जब रहते थे तो हम लोग क्या काम करते थे, एक बड़ा सा डंडा ले लिया, डंडा लेके पैरों के नीचे फंसाया और 2-3 पीछे बैठा लिया, खुद भी रह गए, चल मेरे घोड़े तुक तुक वाला। वो आपने देखा होगा, बड़ा फेमस डायलॉग एग्जाम्पल है मेरे वाला। तो क्योंकि छोटे बच्चों को भी ये पता है कि ये लकड़ी जो होती है इसको हम घोड़े की तरह यूज कर सकते हैं। आप लोग क्या देखते हो, जो हमारे घर के अंदर जो हमारे बड़े बड़े लोग होते हैं, छोटा बच्चा क्या होता है उनको घोड़ा बना देता है कि दादाजी आप घोड़े बनिए, पापा आप घोड़े बनो, और चाचू आप बनो वो क्या नाम है हाथी आप बनो, हम हाथी की सवारी करेंगे। क्योंकि बच्चे के माइंड के अंदर ये कंसेप्ट फिट है, उसको सिंबल्स की नॉलेज है कि हाथी इस तरीके से रेंग कर चलता है, 4 पैरों के ऊपर रेंग कर चलता है, घोड़ा इस तरीके से रेंग कर चलता है। फिर आवाजें निकलवाते हैं कि हाथी की तरह आवाज निकालो, हाथी की तरह गर्दन हिलाओ, घोड़े की तरह आवाज निकालो। फिर कभी कभी बच्चा रेल बनाना शुरू कर देता है। बच्चे ने भले ही ये सिंबल्स ये चीजें एक बार ही देखी हो, लेकिन उसके माइंड के अंदर ये कंसेप्ट फिट हो जाता है। तो ये जो सिंबल्स का यूज करना बच्चों को आ जाता है, वो बच्चों को 2 साल से लेकर 7 साल तक की स्टेज में बच्चों को आ जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। आगे देखिए, ये कंसेप्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो बड़े सदाबहार कंसेप्ट है, आप लोगों ने आई थिंक पहले पढ़े होंगे। अगला कंसेप्ट है आपका एनिमिस्टिक व्यू कह लो, एनिमिज्म कह लो, या जीववाद का कह लो। इसमें क्या होता है, बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाता, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाता। वो कैसे नहीं कर पाता? अब वो ऐसे नहीं कर पाता, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलने के दौरान बच्चा क्या काम कहता है कि देखो हमारे साथ में बादल भी चल रहे हैं, हमारे साथ में सूरज भी चल रहा है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा है ना, अरे भाई वो कैसे चल जाएंगे, वो तो निर्जीव है। लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पता। छोटा बच्चा चलते चलते एकदम गिर गया और रोना शुरू कर दिया, या फिर चलते चलते गेट के अंदर उसका पैर आ गया, तभी घर वाले आते हैं। ठीक है, और घर वाले आके क्या कहते हैं, अरे मेरे बच्चों को मार दिया। किसने मारा? जमीन ने मारा। तभी जमीन में 2-3 पैर मारते हैं, हाथ मारते हैं, तूने मेरे बच्चों को कैसे मारा। बच्चा चुप हो जाता है, या बच्चा कहता है और मारो मम्मी से, पापा और मारो उसे, तो तभी 2-4 और मारना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है फिर। ठीक है, अब बच्चों को क्या पता कि वो जमीन वो दरवाजा आपका क्या है, वो आपका निर्जीव है, बट बच्चों को इसके बारे में नहीं पता भाई आपका। ठीक है, बच्चा चुप हो जाता है। ठीक है, तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाए तो आपका एनिमिज्म होता है, यानी जीववाद का कंसेप्ट होता है। ये बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा समझ नहीं पाता। अब देखो मेरे घर के अंदर ऐसा होता है, मेरे घर के अंदर जैसे भांजे भांजे आए हुए, तो अभी एक गिर गया था। ठीक है, और गिरता गिरता मेरे पास आया, मामा मैं मार दिया उसने। मैंने कहा भाई किसने मार दिया? कह रहा वो जमीन ने मार दिया। मैं ये देखो मेरे यहाँ पर चोट लग गई। अब उसने दिखाया हल्का सा लाल हो रखा था। मैंने कहा किसने मारा? उस जमीन ने। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा चल भाई मार के आते उसको। ठीक है, तो भाई मैं गया, जमीन में 2-3 बार मारे, और उसकी एज 6 साल के करीब है। तो मैंने इस तरीके से कंसेप्ट फिर बैठाया, 2-3 जमीन में मारे, मैंने कहा और मारू, कह रहा मैं मारता हूँ। 2-3 उसने मारे उसमें जमीन में, तब जाके वो शांत हुआ फिर। ठीक है, तो आपका एनिमिज्म का कंसेप्ट होता है, सभी के घर में बच्चे ऐसे करते हैं। अगला है ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रिता का। अब देखो ईगोसेंट्रिक के अंदर जो बच्चा होता है 2 साल से लेकर 7 साल तक का, ईगो वर्ड इसके अंदर आ गया ना, तो समझ लो आपका ईगो वर्ड बिल्कुल सूट करता है। कहते हैं ना उसके अंदर बड़ा ईगो है, यहाँ पर छोटे बच्चे से ज्यादा ईगो किसी के अंदर नहीं है। ईगो सेंट्रिक का मतलब ये होता है, जो बच्चा सोचता है वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मेरे हिसाब से चल रहा है वो सब ठीक है, पूरी दुनिया गलत है। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं ये वाली आइसक्रीम खाऊं तो सब यही खाए। मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी
दीवार पर इस तरीके से लिख रहा हूं तो सब यही लिख रहे। मेरा मन कर रहा है कि मैं ये वाला प्रोग्राम, ये वाला टीवी देख रहा हूं, डोरेमोन देख रहा हूं, तो सब डोरेमोन ही देखे और कोई ना देखे। घर वालों को भी साथ में बैठकर डोरेमोन को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस स्टेज में बच्चा ये सब करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज भी ईगो सेंट्रिक हो जाती है, ठीक है। ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज उसकी हो जाती है इस स्टेज के अंदर बच्चे की। अगला है आपलटावी का गुण। आपलटावी का गुण, देखो ये एक्सपेरिमेंट भी जीन पियाजे ने करा था। इसके लिए भी इन्होंने फिर अपने बच्चे का सहारा लिया, अपने लड़के का सहारा लिया, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चे का सहारा कैसे लिया? इन्होंने कहा कि बेटा चल आज मैं तुझे अपना स्कूल छोड़ के आऊंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है पापा, सारे एक्सपेरिमेंट तुम्हें हमारे ऊपर ही कर रहे हो, हम ही मिले तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो जैसे अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, एक आलोचना इनकी ये भी हुई थी। इन्होंने कहा ठीक है पापा करो एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर। तो इन्होंने कहा ठीक है बेटा कि मैं जो है आज मैं तुमको अपने स्कूल तुम्हारे मैं छोड़ कर आऊंगा, ठीक है। तो जो इनका स्कूल था इसके बच्चे का, प्याजे का, तो उनके स्कूल से ये छोड़ने के लिए इन्होंने अपने बच्चे से कही कि बेटा मैं छोड़ कर आऊंगा। तो बच्चा ने कहा ठीक है आज देखते हैं आज कौन सी नई थ्योरी विकसित करोगे। तो प्याजे साहब ने लिया अपने बच्चे को और लेकर चल दिए इनके स्कूल में। तो ये चल दिए भाई प्याजे अपने बच्चे के साथ में, ठीक है। ये चल दिए इस तरफ से प्याजे साहब अपने बच्चे के साथ में और पहुंच गए यहां पर स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद इन्होंने अपने बच्चे से कही लोरेंट से, बेटा लोरेंट अब मैंने तुम्हें यहां पर छोड़ दिया, अब तुम वापस चले जाओ घर पे। उसने कहा कि पापा अब नहीं जा सकता मैं वापस, ठीक है। कहने लगे क्यों? अब मैं यहां तक तो तुम्हें छोड़ दिया, रास्ता तो तुम्हें पता है, वापस क्यों नहीं जा सकते? कहने लगा पापा वापस नहीं जा सकता, आ तो गया हूं, वापस मुझे साथ में लेके चलो। तो यानी कि यहां से जीन पियाजे ने कंसेप्ट निकाला कि बच्चा जा तो सकता है वापस आ नहीं सकता, जबकि रास्ता तो सेम है। तो यहां से इन्होंने कंसेप्ट निकाला आपलटावी का। कौन सा? आपलटावी सा। यानी बच्चा चीजों को उलटना पलटना नहीं सीख रहा है यहां पर। क्या नहीं सीख रहा बच्चा? उलटना पलटना नहीं सीख रहा है यहां पर। देख रहे हो पियाजे साहब की कैसे कैसे कंसेप्ट निकाल रहे हैं। यानी बच्चा चीजों को उलटना पलटना यहां पर नहीं सीख रहा है जो बच्चा है यहां पर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो काफी और भी कई बार मैंने दिया हुआ है। जैसे वे बर्फ होती है, बर्फ पिघल के क्या बन जाती है? आपकी लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, पानी बन जाती है। लेकिन अगर बच्चे से कहोगे कि बेटा पानी बर्फ कैसे बदलेगा, तो बच्चा नहीं बता पाएगा उसको। तो ये चीजों का जो उलटना पलटना होता है ना, वो बच्चा नहीं बता पाता। हम बच्चे से कहेंगे बेटा 8+12 कितने होते हैं? सर 8+12 20 होते हैं। अच्छा ये बताओ 20 में से 8 गए कितने बचेंगे? सर ये तो नहीं पता मुझे जो कितने बचेंगे। तो ये बच्चा चीजों को उलटना पलटना नहीं सीखता, ये बेसिकली इसी के अंदर आता है। अब बेसिकली इसी प्री ऑपरेशनल स्टेज की भी आपकी आलोचना हुई, ठीक है। क्या हुई? इसी प्री ऑपरेशनल स्टेज की भी आपकी आलोचना हुई। आलोचना बेसिकली आपकी ये हुई कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा कि प्याजे साहब इस प्री ऑपरेशनल स्टेज को आप इतना हल्के में क्यों लेते हो? सबसे हल्के में आप प्री ऑपरेशनल स्टेज को लेते हो। अगर यहां पर बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दे दी जाए या बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया जाए, बेसिकली एनवायरनमेंट तो आपका सभी स्टेज के लिए है, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर अगर आपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया तो यहां पर जितने आप कंसेप्ट बताते हो ये भी विकसित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच्चे के अंदर वो सारे कंसेप्ट विकसित नहीं हो जाएंगे। लेकिन प्याजे साहब है, ठीक है। फिर आगे इनके कुछ और मतभेद हुए जिन मतभेदों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरे मनोवैज्ञानिकों से किस प्रकार आपके मतभेद हुए थे, ठीक है। तो एक ये मतभेद इस वाली स्टेज के अंदर बेसिकली देखने को मिला, ठीक है, जिसको इन्होंने बहुत हल्के में लिया, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि बेसिकली सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर डेवलप नहीं होते, जैसे ही वो मूर्त वाली के अंदर जाता है लगभग सारे आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए आपलटावी का। देखिए अगला है आपका मुद्रा संप्रत्य, मनी का कंसेप्ट, दूरी का हो गया, भार का हो गया, ऊंचाई का हो गया। ये कंसेप्ट भी बच्चों को नहीं आते। जैसा मुद्रा का कंसेप्ट है, मुद्रा का कंसेप्ट ये होता है आप बच्चों को 2000 का नोट दे दो और एक बच्चों को भर के 2000 के सिक्के दे दो और फिर पूछो कि किसे लेगा। आप कहोगे सर 2000 का नोट तो बंद हो गया ठीक है। तो छोटे बच्चों को थोड़ी पता है 2000 का नोट बंद हो गया। तो छोटा बच्चा जो सिक्के है, जो चीजें ज्यादा होती है ना, उसको ज्यादा लेगा, 2000 के नोट को ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। ये बात मैंने गलत कही, 2000 के सिक्के नहीं, 1000 के सिक्के दे दो तो 1000 के सिक्के लेगा जो चीज भर के है, 2000 के नोट को नहीं लेगा बच्चा वहां पर, ठीक है।
तो बच्चा बेसिकली मुद्रा के कंसेप्ट को नहीं समझ रहा कि 2000 के वैल्यू की ज्यादा वैल्यू है, ना कि 1000 के सिक्कों का जो ढेर लग रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। बट बच्चा चीजें जो ज्यादा दिखती है ना उसको यहां पर ज्यादा लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से उसको वेट का भी ज्यादा कंसेप्ट नहीं पता होता। रुई ज्यादा बड़ी दिखती है उसको ज्यादा समझता है, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर वेट किसी और चीज का ज्यादा लगता है, दिखने में कम रहती है, उसको कम समझता है। इसी प्रकार से हाइट वगैरह कभी नहीं लगता उसको। अभी एक आपका सीरिएशन का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, अभी आपको बताता हूं। देखिए अगला आ गया आपका सेंट्रेशन का। सेंट्रेशन का मतलब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज की एक विशेषता पर ध्यान दे तो आपका सेंट्रेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मोबाइल की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दूं कि इससे सिर्फ मैं कॉल करने का काम कर सकता हूं तो आपका सेंट्रेशन होता है। सेम उसी प्रकार से प्याजे ने भी कहा कि बच्चा जो होता है इसी स्टेज के अंदर सेंट्रेशन का गुण उसके अंदर रहता है, मतलब सिर्फ किसी चीज की एक ही विशेषता पर ध्यान देता है और ज्यादा विशेषता पर ध्यान नहीं देता। अरे भाई आप तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हो आज की डेट के अंदर, यानी 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे की बात करो। 7 साल तक का बच्चा पूरे फोन को खोल कर रख देगा इसे, ठीक है। मतलब खाली फोन सुनने के अलावा नहीं, इसके अलावा इसमें गेम खेल लेगा, इसके अलावा यूट्यूब चला लेगा, दुनिया भर की चीजें कर लेगा आज की डेट के अंदर। इसलिए तो मैंने कहा, इसलिए तो आलोचना की गई, इसलिए मैं आपको आलोचना अलग से नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं आपको जो कंसेप्ट समझाता जा रहा हूं ना, इसी कंसेप्ट के अंदर ही मैं आपको चीजें समझाता जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वरना अलग से लिखवाता समझ में नहीं आती, साथ के साथ बताता जा रहा हूं समझ में आ जाएगी। तो आप लोग समझ गए क्यों आलोचना हुई। अगर आपको आज की डेट के अंदर आपके घर में 7 साल का बच्चा होगा, उसको फोन का सिर्फ एक तरीका पता होगा? जी नहीं, उसको कई सारे फोन के तरीके पते होंगे। तो सेंट्रेशन के अंदर इन्होंने कहा कि सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान देता है बच्चा, जबकि ये बात गलत है। बच्चा कई चीजों पर ध्यान देता है आज की डेट के अंदर, जो आपका डिसेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो होता है आपका डिसेंट्रेशन होता है, यानी कि आपका विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है आपका? डिसेंट्रेशन यानी कि विकेंद्रीकरण होता है जब बच्चा एक से ज्यादा विशेषताओं पर ध्यान दे। सेंट्रेशन जब आपका बच्चा सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दे एक समय में, और विकेंद्रीकरण एक से ज्यादा विशेषताओं पर आपका ध्यान दे, ठीक है। अगला होता है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। 2 गिलास आपको दिख रहे हैं, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मतलब होता है जब हम किन्हीं चीजों की शेप और साइज में अंतर कर दे, बट उनके अंदर जो क्वांटिटी है वो हम सेम रखे। अब हमको बच्चों को जूस देना है, पानी तो बच्चे पी नहीं से देने से रहे। अगर हमको कुछ एक्सपेरिमेंट कराना है, इनके अंदर आप जूस डाल दो, ठीक है, कोई भी जूस डाल दो, इनके अंदर फ्रूटी डाल दो, फ्रूटी के नाम पे एकदम बच्चे कूदेंगे। घर के अंदर करके देखना। एक तो ऐसा गिलास रख दो छोटा सा, ठीक है, जो चौड़ा हो, और एक बड़ा सा गिलास रख दो, और दोनों के अंदर बराबर मात्रा में फ्रूटी रख दो, और बच्चों से कहो, आपके घर के अंदर बच्चों, कि बेटा कौन सा लोगे? तो जो सबसे बड़ा वाला गिलास आपको दिखाई देगा, बच्चे उसके ऊपर टूटेंगे कि ये बड़े वाला हम लेंगे। जो चौड़े वाला दिख रहा होगा ना, इस चौड़े वाले के ऊपर नहीं टूटेंगे, बड़े वाले के ऊपर टूटेंगे। यार क्वांटिटी यानी मात्रा तो सेम है फ्रूटी की दोनों के अंदर, बट बच्चा किसके ऊपर ज्यादा टूटेगा? बड़े वाले के ऊपर, जो बड़ा दिख रहा है। यानी शेप और साइज में तो हमने अंतर कर दिया, लेकिन क्वांटिटी सेम रखने के बावजूद भी बच्चा इस कंसेप्ट को यहां पर समझ नहीं पा रहा है। तो इसी कंसेप्ट को कहा जाता है आपका कंजर्वेशन, जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला है आपका सीरिएशन यानी कि क्रमबद्धता। सीरिएशन क्रमबद्धता में भी होता है। मान लीजिए कोई समान चीज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी उंगली नहीं है, इनको आप मान सकते हो, ठीक है। अगर इनको मैं सीरियल के हिसाब से लगवाऊं कि बताओ इनमें सबसे बड़ी असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सी है, तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो कि सब पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सी है, तो फिर आप लोग इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। तो बच्चा जब इन कंसेप्ट को भी नहीं सीख पा रहा है, सीरियसन में नहीं लगा पा रहा है चीजों को, तो ये आपका इसी स्टेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर तो आपका बच्चा कुछ ब्लॉक्स इसने लिए हुए, फोटो दूसरी नहीं आई, वरना सही फोटो आती तो समझाता, ठीक है। अगला है आपका डिफर्ड इमिटेशन, ठीक है। अगला है आपका डिफर्ड इमिटेशन यानी कि आस्थगित अनुकरण। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, आस्थगित अनुकरण जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्थगित अनुकरण जिसको कहा जाता है। डिफर्ड इमिटेशन में बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में उसकी एब्सेंस में उसको अनुकरण करना उसको शुरू कर देता है,
ठीक है, कैसे? आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए उनके सामने कोई भी खिलौना आ गया, ठीक है, तो लड़का हो या चाहे लड़की हो, उस खिलौने को कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं। हम इसको राजा बनाएंगे, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको पायलट बनाएंगे, इस प्रकार के कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं। यानी उसका इमिटेशन, अनुकरण करना शुरू कर देते हैं, उसको डॉक्टर बनाकर, राजा बनाकर, रानी बनाना, इस प्रकार से उसका इमिटेशन यानी नकल करना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो आपका डिफर्ड इमिटेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी दो स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी दो स्टेज यहां पर हो गई। और दो स्टेज के अंदर बेसिकली बहुत सारे कंसेप्ट है जो बच्चों को नहीं आते, सिर्फ आपका सिंबॉलिक थॉट बच्चों को आ जाती है, यानी प्रतीकात्मक समझ बच्चों को आ जाती है, वरना लगभग सभी कंसेप्ट बच्चों को यहां पर समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। अब यहां पर बच्चा आ गया थर्ड स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर आ गया बच्चा? अब बच्चा यहां पर आ गया आपका थर्ड स्टेज के अंदर, यहां पर बच्चा आ गया थर्ड स्टेज के अंदर। बच्चा यहां पर 7 साल से लेके 11 साल तक का बच्चा आ गया। कितने साल तक का बच्चा है? 11 साल तक का बच्चा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। कौन सा? कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब क्या होता है? जिन चीजों को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बेसिकली बच्चा क्या काम करना शुरू कर देता है? चिंतन करना शुरू कर देता है। कहां है भाई? चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। बट ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बच्चा यहां पर चिंतन करना शुरू कर देता है, उन्हीं चीजों के सामने चिंतन करता है जो उनको दिखती है, जिनको पकड़ सकता है। जैसा आपको मैं दिख रहा हूं, मेरे बारे में चिंतन कर सकता है। आपके यहां पर अगर कोई बच्चा है 11 साल तक का, 11 साल तक का अगर कोई बच्चा है, तो ठीक है, तो सिर्फ देखकर या पकड़कर, छूकर उन चीजों का चिंतन यहां पर बच्चा कर सकता है। 7 साल से लेकर 11 साल तक का जो बच्चा होता है, ठीक। और जितने भी कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़े, आप पलटावी, जीववाद, ये जितने भी ऑपरेशन, जितने भी संक्रियाएं आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है, ये जितने भी ऑपरेशन पढ़े आप लोगों ने, जितने संक्रियाएं आप लोगों ने पढ़ी, ये सारे ऑपरेशन, इनकी योग्यताएं, ये सभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते ही बच्चों को सारे आ जाते हैं कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत सारे उसी में आ जाएंगे, लेकिन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग या ये सारे कंसेप्ट इस स्टेज के अंदर बच्चे को आ जाते हैं। ये आपके जीन पियाजे का इसके अंदर मानना था, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। इसी के अंदर एक देखने को मिलता है आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल इंडक्टिव थिंकिंग, ठीक है। इसमें लगाओ इंडक्टिव, इसमें लगाओ इंडक्टिव थिंकिंग। कौन सा? इंडक्टिव थिंकिंग लगाओ इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर लगाओ आपको इंडक्टिव थिंकिंग। इसके अंदर इंडक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है, यानी बच्चा उदाहरणों पर तर्क करना स्टार्ट करना शुरू कर देता है। कोई भी बच्चा होगा 11 साल तक का, उसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल पर फिर हम उसको तर्क की ओर बढ़ाना शुरू करेंगे। हमने कोई भी एग्जाम्पल बच्चों को दिया, ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को मान लीजिए हम किसी ग्रह के इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, ईवीएस के अंदर कोई टॉपिक है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले जानवरों के बारे में कुछ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। आसपास के, बेटा आपके आसपास में बहुत सारे जानवर है, तो कुछ एग्जाम्पल देंगे, फिर एग्जाम्पल के ऊपर हम उसको तर्क करने के लिए देंगे, और तर्क करके फिर हम उसको नियमों की ओर लेकर जाएंगे, जो आपका इंडक्टिव मेथड भी कहता है कि उदाहरण से नियमों की ओर। किसकी ओर? उदाहरण से नियमों की ओर कहता है, ठीक है। तो ये आपका इंडक्टिव थिंकिंग की ओर लेकर जाता है, जो उदाहरण से तर्क करने की ओर लेकर जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, ठीक है। ये आपकी थर्ड स्टेज हो गई। फोर्थ स्टेज आ जाती है आपकी, लास्ट स्टेज, जो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा आपका 11 साल से लेके 15 साल कह लीजिए, या फिर कह लीजिए 11 साल से लेके प्लस का बच्चा कह लीजिए, ठीक है। ये हो गई आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर यहां पर जो बच्चा चिंतन करता है, वो चिंतन करता है अमूर्त चिंतन। कैसा? वहां पर करता है मूर्त चिंतन, यहां पर करता है अमूर्त चिंतन, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझनी है। यानी चिंतन करना तो स्टार्ट बच्चा शुरू कर देता है कॉन्क्रीट में ही, लेकिन जो उसके चिंतन के अंदर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आती है, यानी कि जो उसके चिंतन के अंदर मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता आती है, तो मैच्योरिटी आती है बच्चे के चिंतन में आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर मैच्योरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर देखने को मिलता है।
जैसे मान लीजिए जो भी चीज एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, जो चीज नहीं दिखती उसके बारे में चिंतन करे। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको नहीं दिख रहा, अब मेरे बारे में कोई चिंतन करे तो आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर आएगा। उसके अंदर आपकी इंडक्टिव थिंकिंग आती है, इसके अंदर आपकी डिडक्टिव थिंकिंग आती है। इसके अंदर आपकी क्या आती है, इसके अंदर आती है आपकी डिडक्टिव थिंकिंग। क्या आती है इसके अंदर, इसके अंदर आपकी देखने को मिलती है आपकी डिडक्टिव थिंकिंग। इसके अंदर आपकी देखने को मिल जाती है डिडक्टिव थिंकिंग, ठीक है। यानी इसमें नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है बच्चा। किसके ऊपर, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। ये आपके नियम से उदाहरण की ओर चलती आया ना, डिडक्टिव मेथड। तो इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना अपना स्टार्ट कर देता है डिडक्टिव मेथड के अंदर, ठीक है। ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी, फोर्थ वाली जो आपकी स्टेज थी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए जीन प्याजे ने जो अपना सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत था, क्या क्या बात उसके अंदर कही हुई थी, किस प्रकार से आलोचना हुई थी। अपनी स्टेज को इन्होंने अपरिवर्तनशील बताया, जबकि चेंज किया जा सकता है। सारी बातें मैंने इन्हीं सिद्धांत के अंदर बताई थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक इनका सिद्धांत था, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको यही से देखने को आपको इनको मिलते हैं जो इस सिद्धांत के अंदर बेसिकली बात की हुई है। कुछ बातें इन्होंने रचनावाद के अकॉर्डिंग टीचर्स के परिप्रेक्ष्य में भी कही हुई है, कि टीचर्स के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि जैसे एक तो बच्चों के परिप्रेक्ष्य में भी कहते हैं टीचर को भी कि बच्चा एक्टिव होकर चीजें सीखे, ठीक है, एक्टिव लर्नर बन के चीजें सीखे। और साथ में टीचर को भी ये कहते हैं कि भाई टीचर को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ये टीचर के बारे में कहते हैं कि टीचर को भी अपने पाठ्यक्रम में अपने मेथड्स के अंदर लचीलापन लाकर बच्चों को शिक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि बात किसकी करते हैं, बात करते हैं अपने रचनावाद के समर्थन की बात करते हैं। किसके रचनावाद के समर्थन की बात करते हैं, जिसमें बच्चा अपने ज्ञान की रचना खुद से करता है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपके इसके अंदर जीन प्याजे के अंदर कही हुई है, ठीक है। लेकिन अभी इनके कुछ मनोवैज्ञानिक से आपके कुछ मतलब वो है डिफरेंसेज है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। कौन कौन सा आपके मनोवैज्ञानिक आने, क्या क्या उनके अंदर इनके डिफरेंस है। भाषा पर जो इनका विचार था, भाषा को इन्होंने ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं माना। इन्होंने ज्यादातर जो महत्वपूर्ण माना है वो माना है कोग्निशन को। किसको महत्वपूर्ण माना है, कोग्निशन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, यानी कि संज्ञान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। भाषा पर इतना ज्यादा इनका कोई खास विचार नहीं था। वाइगोत्स्की जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वाइगोत्स्की ने क्यों भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना, और वाइगोत्स्की और इनके बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो डिफरेंस क्यों है, और बाकी के मनोवैज्ञानिक के बीच में क्यों डिफरेंस है, वो जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक आएंगे वैसे वैसे एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पूरे जीन प्याजे की यहाँ पर थ्योरी थी, जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताई। आई होप ये आपको समझ में भी आई होगी। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, बताइए अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, ठीक है। ठीक है, बताइए क्या क्वेश्चन आपका जो आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक। ठीक है, अब मेरी क्लास से संबंधित पूछिए जो आपको इस पूरे टॉपिक में समझ में नहीं आया हो, या कोई टर्म आपको समझ में नहीं आई हो, वो जरा आप लोग पूछ लीजिए, ठीक। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक नोट्स में है, मतलब ये मैंने पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन आपको करा है। शायद नोट्स में इतना नहीं मिलेगा, ठीक। नोट्स क्या है, और उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपके क्वेश्चन डले हुए हैं, ठीक। और पूछे आपका। ठीक। फंडा क्लियर है। ठीक है। इस टॉपिक का क्वेश्चन आप लोगों से पूछो। क्वेश्चन तो मैं इसकी आपके लिए वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए आप लोग। डिडक्टिव में, हाँ, इसमें नियम पहले होगा। जो आपकी डिडक्टिव थिंकिंग है इसमें नियमों के ऊपर बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। मैंने नियम ही तो बताया था। ठीक है। और दुनिया के बेस्ट टीचर, अच्छा।
अब मान टीचर है आपका, समझ नहीं आएगा तो किसका आएगा? अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है भाई। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।